Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel BS Nursing for All. Today is the microbiology lecture of lab safety. So let me start the lecture. So what is safety? सेफ्टी जो है इसे हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं. सेफ्टी इज़ एन एवर चेंजिंग कंडीशन इन विच वन अटैम्प्ट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंजरी इलनेस और प्रॉपर्टी डैमेज फ्रॉम द हैज़र्ड टू विच वन मे बी एक्सपोज्ड. सेफ्टी हम उसको कहते हैं कि ऐसी किसी इवेंट से, ऐसी किसी चीज़ से हम अपने आप को बचाते हैं कि उसके पास एबिलिटी हो कि वो हमें नुकसान पहुंचा सके. तो किसी भी ऐसी चीज़ से अगर हम ख़ुद को प्रिवेंट करते हैं, इट्स मीन इट्स सेफ्टी. फिर हमारे पास आता है कि लैब सेफ्टी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है. तो हमारे पास आता है कि हमारे पास हम जितने भी लैब्स वगैरह देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे बैनर्स, ऐसे पोस्टर्स लगे होते हैं, ऐसे सिंबल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ये सिंबल हमें किस बात की तरफ इशारा दे रहा है या फिर हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे ये सेफ्टी ज़रूरी है, यहाँ पे ये डेंजर है, तो ये किस लिए. यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स बताए गए हैं. फिर आता है कि मेन लेबॉर्ट्री हैज़र्ड एंड एक्सीडेंट्स, यानी कि लेबॉर्ट्री जो है, यहाँ पे हम लैब सेफ्टी की बात करें. माइक्रोबायोलॉजी इज़ रिलेटेड विद लैब. तो लैब सेफ्टी जो है इसमें हमारे पास क्या है कि उसमें कौन कौन से हैज़र्ड हो सकते हैं या कौन से इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिससे हमने अपने आप को सेव करना है. तो उसमें हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन लग सकता है बिकॉज अलॉट्स ऑफ माइक्रोब्स देयर. बर्निंग हो सकती है क्योंकि अलॉट्स ऑफ केमिकल्स देयर. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, कि वहाँ पे लॉट्स ऑफ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हम हार्म हो सकते हैं. इंजरी फ्रॉम एक्सप्लोजन्स, अगर कोई भी ऐसी एक्सप्लोजन हो गई या बर्निंग हो गई उससे हमें इंजरी हो सकती है. या फिर वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक तारें लगी हुई है उससे हमें शॉक भी मिल सकता है. तो दीज आर द इंसिडेंट्स हो सकते हैं. फिर हमारे पास आता है व्हाट इज़ इन्फेक्शन. लेबॉर्ट्री एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं, यानी कि लेबॉर्ट्री से हमें काम करते वक्त जो है हमें कौन से इन्फेक्शन लग सकते हैं. तो उसमें हमारे पास आता है कि आर डिफाइंड एज ऑल इन्फेक्शंस एक्वायर्ड थ्रू लेबॉर्ट्री और लेबॉर्ट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर सिम्प्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक इन नेचर. हमारे पास आता है वो सारी इन्फेक्शंस जो कि हमें लेबॉर्ट्री में काम करते वक्त या कि उससे किसी रिलेटेड एक्टिविटी करते वक्त हमें लग जाए, चाहे वो सिम्प्टोमेटिक हो यानी कि उसके कोई साइन सिम्टम्स हो या फिर वो एसिम्प्टोमेटिक यानी कि जिसके साइन सिम्टम नहीं होते, कुछ भी हो सकती है वो बीमारी. फिर हमारे पास आता है इसमें इन्हेलेशन, एरोसॉल, सेंट्रीफ्यूगेशन इन ओपन बकेट्स, ब्रेकेज इन सेंट्रीफ्यूज. आता है एरोसॉल. अगर सेंट्रीफ्यूगेशन हम कर रहे हैं और वो ओपन बकेट में हो रही है और अगर उस सेंट्रीफ्यूज में ब्रेकेज आ गई है. सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो भी हमारे पास सेल वगैरह हैं उसके अंदर के जो ऑर्गेनेलाज होते हैं उसे हम जब सेंट्रीफ्यूज मशीन में जाते हैं उसे एक एक ऑर्गेनली को अलग अलग करके हम इससे सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे अब ये वो रिस्क फैक्टर्स बताए गए हैं जिससे हमें लेबॉर्ट्री में कोई ना कोई नुकसान पहुँच सकता है और हमें अपने आप को उससे सेव करना है. फिर आता है इंजेक्शन. अगर कंटामिनेटेड फिंगर्स हैं हमारे, हमने किसी केमिकल को हाथ लगाए वो हम इंजेस्ट कर लें, दिस इज़ हार्मफुल. फूड स्टोर्ड इन लैब रेफ्रिजरेटर. लैब के रेफ्रिजरेटर में आपने कोई चीज़ रखी है, वहाँ पे केमिकल्स भी है, बैक्टीरिया भी है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी इन्फेक्शियस. ओके. माउथ पपेटिंग अगर हम करें, जैसे कि इस पिक्चर में आपको बताया, माउथ से कोई पपेट करें और आपने कोई केमिकल इनहेल कर लिया है. फिर आता है एंट्रिंग टू द ब्लड. पैथोजेंस एंटरिंग द स्किन थ्रू. पैथोजेन जो है वो हमारी स्किन के अंदर कैसे ब्लड तक एंटर कर सकते हैं. अगर हमें कोई नीडल पंक्चरिंग हो गई है और उसी नीडल से हमने उस नीडल पे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स लगे हुए हैं तो ये भी कॉज कर सकता है इन्फेक्शन. कट्स अगर हमें लग गए किसी भी काम करते वक्त तो लेबॉर्ट्री में बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, मतलब माइक्रोब्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं विच इज़ हार्मफुल. स्क्रैचेस अगर हमें लग गए, इंसेक्ट बाइट हमने हो गया, या फिर सोर और अदर ओपन स्किन लेजन्स. अगर हमारे किसी बॉडी पे भी कहीं पे भी लेजन यानी कि दाने वगैरह हैं और उसके ज़रिए से भी अंदर एंटर हो सकता है. फिर आता है बर्न्स. बर्न्स इंजरीज़ कैन अकर होती हैं थ्रू फ्लेमेबल केमिकल्स एंड स्टेन्स. अगर हमारे पास कोई ऐसे स्टेन्स या फिर ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बर्न मतलब जो कि फ्लेमेबल होते हैं, यानी कि अगर आग लग जाए तो वो आग पकड़ सकते हैं.
फिर आता है फायर फ्रॉम स्पिरिट लैम्प। अगर स्पिरिट लैम्प से किसी चीज़ के साथ फायर लग गया, मतलब गलती से भी हो सकता है। स्पिरिट बर्नर शुड नॉट बी यूज इन डायरेक्ट सनलाइट बिकॉज इन डायरेक्ट फ्लेम, अच्छा, जो हमारे पास स्पिरिट बर्नर है उसे हम डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ नहीं करते, बल्कि थोड़े अंधेरे में, डार्क में यूज़ करते हैं ताकि हमें उसका फ्लेम नज़र आए। अगर फ्लेम नज़र नहीं आएगा, डायरेक्ट सनलाइट होगी, इनविजिबल होता है, तो किसी भी चीज़ को आग लग सकती है और हमें पता भी नहीं चलेगा। फिर आता है कोरोसिव केमिकल्स बीइंग स्प्लिट ऑन द स्किन और इंजेस्टेड व्हेन माउथ पपेटिंग, या फिर कोई भी हम माउथ पपेटिंग करें, माउथ से करें, तो हमारे पास आता है कोई भी कोरोसिव केमिकल, या तो हमारी स्किन पे गिर भी सकता है तो भी हार्मफुल हो सकता है, और अगर हमने इंजेस्ट कर लिया तो भी हार्मफुल हो सकता है। फिर आता है अगर कट्स लग गए, इंटैक्ट स्किन जो होती है हमारे पास फर्स्ट लाइन डिफेंस में काम करती है ऑफ कोर्स, एंड अगर इसमें कोई ब्रेकेज आ जाए तो वो फर्स्ट लाइन डिफेंस क्रॉस करके सेकंड लाइन में एंटर हो जाती हैं। तो इसलिए हमारे पास हमें चाहिए कि हम यूज़ करें ग्लासवेयर दैट इज़ क्रैक्ड और हैज़ डैमेज एजेस, या फिर हम ऐसा ग्लासवेयर यूज़ कर रहे हैं जो कि क्रैक्ड है या डैमेज है, तो उससे भी हमें कट लग सकता है। फिर आता है हार्मफुल इफेक्टिव टॉक्सिक केमिकल्स। टॉक्सिक केमिकल्स के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? अगर हमने कोई भी केमिकल है और हमने मास्क वगैरह नहीं पहना है और हमने इनहेल कर लिया उसके फ्यूम्स, यानी कि धुएं में है अगर, या फिर हमारे पास धुएं के फॉर्म में या एयर में चला गया, हमने इनहेल कर लिया है। फिर आता है कि अगर हम माउथ पपेटिंग से इंजेस्ट कर लें और या फिर स्किन के कांटेक्ट में आ जाए टॉक्सिक केमिकल, तो भी हार्मफुल हो सकता है। इंजरी फ्रॉम एक्सप्लोजन्स, अगर कोई एक्सप्लोजन हो गई है केमिकल्स की वजह से, या गैस लीकेज हो गई है उससे एक्सप्लोजन हो गई है, तो भी इंजरी हो सकती है। इलेक्ट्रिक शॉक्स, अगर कोई भी वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट लगा है और उसमें कोई ख़राबी आ गई है तो भी लग सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। या फिर इक्विपमेंट जो है हमारे पास, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं लैब में, अगर उनकी इंस्टॉलेशन इनकरेक्ट की गई हो तब भी हो सकता है। या फिर एज हम जितनी भी एक्सपोज वायर्स हैं, अगर कोई वायर एक्सपोज्ड है अपने उससे बाहर है और हमने गलती से अगर हम उसे टच कर लें तो भी इंजरी हो सकती है। फिर आता है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लैब एक्सीडेंट। वो कौन से फैक्टर हैं जिससे लैब में एक्सीडेंट हो सकते हैं? बिकॉज ऑफ पुअर ट्रेनिंग, या भी अगर कोई ऐसा बंदा आ गया लैब में जिसको कोई पता नहीं है कि लैब में हमें कैसे हैंडल करना है इक्विपमेंट्स को, हर चीज़ के साथ क्या क्या करना है, तो भी हमारे पास इंसिडेंट हो सकते हैं। लेक ऑफ कंसंट्रेशन, अगर हमारा ध्यान नहीं है किसी चीज़ पे, हम कहीं और ही ख्याल में खोए हुए हैं, तो भी कोई इंसिडेंट हो सकता है। नॉइसी इन्वायरमेंट, अगर वो शोर शराबा है तो हम कंसंट्रेशन या फोकस नहीं कर पा रहे हैं। फिर आता है अनटाइडी वर्किंग एंड नॉट यूजिंग रैक्स टू होल्ड कंटेनर। फिर आता है हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, या फिर ऐसा अनटाइडी वर्किंग, यानी कि बहुत ऐसे थका देने वाला काम है और हम रैक्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, कंटेनर्स को नहीं। रैक्स यानी कि जिसके ऊपर कंटेनर्स रखे जाते हैं और ऊपर उसके नीचे जो टायर्स होते हैं और फिर उसे खींचा जाता है, होल्ड करने के लिए लेके जाया जाता है। अगर हम वो यूज़ नहीं करें तो हम थक जाएंगे। फिर आता है अलाउ करते हैं, अलाउइंग द वर्किंग बेंच टू बिकम क्लटर्ड। अलाउइंग द वर्किंग बेंच टू बिकम क्लटर्ड, अगर जिस बेंच पे हम वर्क कर रहे हैं और उसे हमने क्लटर्ड यानी कि बहुत सी चीज़ों से भरा हुआ है और हमें फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है और हमसे कुछ नया घिर जाता है या कुछ भी हो सकता है। केयरलेसनेस एंड निग्लिजेंस, यानी अगर हम बहुत ज़्यादा अनकेयरफुली काम कर रहे हैं और हमारा उसकी तरफ ध्यान नहीं है, तो भी कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो सकता है। और या फिर हम हरी टू फिनिश वर्क, यानी कि हम बहुत जल्दी में है, जल्दी में काम कर रहे हैं, तो जल्दी का काम शैतान का होता है। फिर हमारे पास आता है लैब सेफ्टी सैम्पल्स। लैब में जो सेफ्टी सैम्पल्स लिखे होते हैं कि हमें जैसे हमें पता चल सकता है हमें क्या किस चीज़ से सेव रहना है, कौन सी चीज़ डेंजर है, तो अलर्ट जो हमें करते हैं वो हमारे पास ये। अगर ये वाला सैम्पल बनोगा तो इसका मतलब है एनिमल हैज़ार्ड, ये सैम्पल बनोगा शार्प इंस्ट्रूमेंट हैज़ार्ड्स हैं, हीट हैज़ार्ड का बताया गया है, ग्लासवेयर हैज़ार्ड है, दिस इज़ ग्लासवेयर। अगर आप ऐसा टूटा हुआ ग्लासवेयर यूज़ करें तो आपको कर्स वगैरह लग सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा। केमिकल हैज़ार्ड है, इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड है, आई एंड फेस हैज़ार्ड है, फायर हैज़ार्ड एंड बायो हैज़ार्ड, लेज़र रेडिएशन हैज़ार्ड है, रेडियो एक्टिव हैज़ार्ड है एंड एक्सप्लोजिव हैज़ार्ड्स। दीज आर द सैम्पल्स। फिर आता है लैब सेफ्टी रूल्स क्या है। लैब में हमें प्योर वेयर करना होता है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग लेनी होती है। अब प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स में हमारे पास क्या क्या आता है कि ग्लव्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने चाहिए, लैब कोट बहुत ज़रूरी होता है, और हमें गॉगल्स, सेफ्टी गॉगल्स पहने होते हैं जो कि अवॉइड करते स्प्लैशेस, यानी कि अगर कोई छींटे वगैरह आ गई हैं या फ्यूम्स हैं या जो भी है
तो हम उससे सेव हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रोटेक्टिव हेलमेट है, आई वियर है, डस्ट मास्क है, प्रोटेक्टिव बूट्स है, सेफ्टी ग्लव्स, विस क्लॉथ एंड ईयर प्लग्स। फिर इसके बाद हमारे पास आता है रूल नंबर 2 जो है वो है लेबॉर्ट्री पर्सनल शुड नॉट वेयर सैंडल्स। अगर आप लेबॉर्ट्री में एंटर करें, आपने सैंडल नहीं पहने, बिल्कुल कवर शूज़ पहनने हैं। फिर आता है ज्वेलरी नहीं पहननी, लूज़ बैगी क्लॉथिंग, और हमारे पास आता है डू नॉट वेयर ज्वेलरी, और आपने बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े वगैरह नहीं पहनने हैं। फिर हमारे पास आता है लैब सेफ्टी रूल्स क्या है। रूल नंबर 3, अवॉइड टचिंग ऑब्जेक्ट्स, पेंसिल, सेल फोन, डोर हैंडल वाइल वेयरिंग ग्लव्स। जब आपने ग्लव्स पहन लिए हैं और आपने लैब में काम कर रहे हैं तो आपने अपने पेंसिल, सेल फोन वगैरह को या डोर हैंडल्स को टच नहीं करना है। फिर आता है पेंसिल, लेबल्स और एनी अदर मटेरियल शुड नेवर बी प्लेस इन योर माउथ। पेंसिल जिसे आपने टच किया है और आपने उसी हाथों से लैब में काम किया है तो आपने वो मुंह में नहीं मारना है, बिकॉज इज कवर ऑफ माइक्रोब्स और वो एंटर इंजेस्ट हो सकते हैं। कॉशन मे बी मस्ट बी टेकन व्हेन यूजिंग गैस बर्नर्स। गैस बर्नर को यूज़ करने से पहले आपने कॉशन यानी कि एहतियाती तदाबीर ले लेनी है कि इससे मैंने कैसे यूज़ करना है, ऐसा करने से क्या हो सकता है। बी श्योर गैस बर्नर जो है ये टर्न ऑफ हो, जब आपने उसका काम ख़त्म कर लिया तो आप उसे टर्न ऑफ कर लें। रूल नंबर 6 हमारे पास आता है कि अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपने मस्ट उसे टाई करना है ताकि फायर हैज़ार्ड जो है और कवर टू मिनिमाइज़ करें फायर हैज़ार्ड और कंटामिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ताकि हमारे पास आता है फायर हैज़ार्ड जो होते हैं उसे मिनिमाइज़ करना है और एक्सपेरिमेंट की कंटामिनेशन से भी हमने बचाना है। अगर हमारे बाल खुले होंगे तो हम जो एक्सपेरिमेंट करें उसकी कंटामिनेशन यानी कि वो ख़राब हो सकता है और फायर हैज़ार्ड जो होता है वो भी बढ़ सकता है। फिर हमारे पास आता है कि आपने वो फूड नहीं खाने, आपने जो आप अगर लैब में काम कर रहे हैं तो आपने खुराक मतलब खाना पीना नहीं करना है, बिकॉज़ और ख़ास तौर पे ये कि जो लैब्स के ग्लास वेयर हैं, ये लैब में जो इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं उसमें तो कम से कम पानी या फिर कोई भी फूड डालकर नहीं खाना है। फिर आता है रूल नंबर 8, अपने हाथों को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वॉश करें हैंड आफ्टर एवरी लैब, जाने से पहले भी और जाने के और फिर हमारे पास आता है लैब यूज़ करने के बाद भी। हैंडल करने ग्लासवेयर, शार्प टूल और हीटेड जितने भी हमारे पास शार्प टूल्स हैं या फिर हीटेड कंटेनर्स हैं या फिर ग्लासवेयर है उसे हमने केयरफुली यूज़ करना है। रूल नंबर 9 है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कैसे करनी है। अगर हमने एक मतलब जो भी हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो हमने यूज़ कर लिया है तो उसके बाद हमने उसे अनप्लग कर लेना है, यानी कि ऑफ़ कर देना है। जितने भी इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स और वायर्स है उसे हमने पानी से दूर रखना है। फिर आता है रूल नंबर 10, केमिकल सेफ्टी कैसे करेंगे। आपने कभी भी टच, स्मेल और टेस्ट नहीं करना है किसी भी केमिकल को जब तक कि आपको बोला ना जाए, इंस्ट्रक्ट ना किया जाए। नेवर मिक्स केमिकल, आपने कभी भी केमिकल्स को आपस में मिक्स करके कोई अपने से एक्सपेरिमेंट नहीं बनाना है जब तक कि आपको इंस्ट्रक्ट ना किया जाए। आपने हमेशा केमिकल जो कंटेनर है उसके ऊपर लिड यानी कि उसका ढक्कन रख देना है और जब आपने यूज़ करना है तब आपने हटा देना है, जब यूज़ नहीं करना तो वापस रख देना है। फिर आता है रूल नंबर 11, डू नॉट टेक एनी कल्चर आउट ऑफ लैब फॉर एनी रीज़न। किसी भी रीज़न की वजह से आपने लैब में जो कल्चर बनाए वो आपने आउट ऑफ डोर नहीं लेके जाना। जितने भी कल्चर्स हैं उसे आपने ऐसे हैंडल करना है ताकि वो पैथोजेनिक ना बने आपके लिए। लिक्विड कल्चर मस्ट ऑलवेज बी केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब रैक। आपने हमेशा लिक्विड कल्चर जो है उसे टेस्ट ट्यूब रैक में रखना है ताकि वो घिर ना जाए। फिर हमारे पास आता है रूल नंबर 12, डू नॉट इंगेज इन प्रैक्टिकल जोक्स और हॉर्स प्ले इन द लैब। आपने कभी भी लैब में काम करते वक्त ना ही कोई मजाक, ना ही एक दूसरे के साथ ऐसे फ़नी जोक्स वगैरह नहीं करने जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। फिर आता है कीप नॉन एसेंशियल बुक्स एंड क्लॉथिंग फार अवे फ्रॉम योर वर्क एरिया। आप जहाँ पे काम करें वहाँ पे जितने भी फजूल की चीज़ें पड़ी हैं उसे आपने साइड पे कर देना है। वाइप करें बेंच टॉप को डाउन विद डिसइंफेक्टेंट बोथ बिफोर यू बिगेन योर वर्क एंड आफ्टर यू हैव। जब आप जिस बेंच पे काम कर रहे हैं उसे काम करने स्टार्ट करने से पहले भी साफ़ करना है और ख़त्म करने के बाद भी। रूल नंबर 15 है डिस्पोज करें, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसे डिस्पोज करना है जैसे कि आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आपने छोटे से छोटे इंसिडेंट के बारे में भी अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है।
ताकि बाद में आप पे कोई केस ना बन सके। फिर आता है लैब सेफ्टी इक्विपमेंट्स। सेफ्टी शावर हमारे पास होता है, शावर आई वॉशर होता है, फायर ब्लैंकेट होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है। हमारे पास जो सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं, दीज आर 4 मेन इक्विपमेंट जो कि मौजूद होते हैं लैब। पहले हमारे पास आता है कि ये हमारे पास जो है ये शावर है और सेफ्टी शावर है, आई शावर वॉशर ये वाला है, और फिर हमारे पास आता है फायर ब्लैंकेट भी होती है और एक्सटिंग्विशर। अब यहाँ पे आपने डिफरेंट टाइप ऑफ, हमारे पास 5 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर होते हैं। एक हमारे पास होता है ऑर्डिनरी कंबस्टेबल होता है, यानी कि जो आम चीज़ें जली होती हैं उसे हमारे पास आता है कि ख़त्म करने के लिए उसा को, जैसे कि वुड, पेपर, क्लॉथ वगैरह। फिर जो दूसरा हमारे पास होता है वो फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए यूज़ होता है, यानी कि वो लिक्विड जो कि फ्लेमेबल होता है अगर किसी केमिकल वगैरह पे, तो ग्रीस, ऑयल, पेंट्स, सॉल्वेंट्स वगैरह। और एक हमारे पास होता है लिव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल पैनल या किसी मोटर या वायर की वजह से आग लग गई है तो उसके लिए हम कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। एक हमारे पास होता है कंबस्टिबल मेटल्स के लिए होता है, यानी कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम वगैरह पे अगर हमारे पास आता है कि उस पर आग लग गई है तो उसको हमने बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट्स को, कमर्शियल जितने भी कुकिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट्स और वेजिटेबल, अगर उनकी वजह से कोई आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है, अगर हम यहाँ पे गौर से देखें, सैम्पल फाउंड ऑन फायर एक्सटिंग्विशर एंड व्हाट दे मीन। ये सैम्पल्स जो होते हैं ये एक्सटिंग्विशर पे होते हैं और इसका मतलब क्या होता है। पहला हमारे पास जो आया वो है वुड, पेपर और टेक्सटाइल्स वगैरह को बुझाने के लिए। तो एक हमारे पास ये 5 टाइप्स के हैं, एक वाटर एक्सटिंग्विशर, एक फोम स्प्रे, एक ABC पाउडर, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक वेट केमिकल्स। जो हमारे पास वुड, पेपर और टेक्सटाइल को बुझाने के लिए अगर उन पे आग लग जाए तो वाटर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, फोम स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, ABC पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, वेट केमिकल भी यूज़, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं कर सकते। फिर आता है फ्लेमेबल लिक्विड्स, अगर हमने बुझाने हैं तो उसके लिए हम फोम स्प्रे, ABC पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं और वाटर और वेट केमिकल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड है। वेट केमिकल करेंगे तो वो और भी बढ़ जाएगा। फ्लेमेबल गैसेस अगर जो होती हैं तो उसके लिए हम ना ही वाटर वाले यूज़ कर सकते हैं, ना ही फोम वाले यूज़ कर सकते हैं, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं वेट, सिर्फ ABC पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट की वजह से जो होता है हमारे पास आता है कि आग लगती है, उसमें हम सिर्फ ABC पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड वाले यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल और फैट्स के उसके लिए हम सिर्फ वेट केमिकल्स यूज़ करेंगे। दीज आर द एक्सटिंग्विशर। ये रहा फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर, वेट केमिकल्स वाला है, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है, पाउडर वाला है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। फिर आता है कि फायर ब्लैंकेट का क्या रोल होता है। यूज़ फॉर स्मूथनिंग फायर्स, यानी कि फायर को हमने स्मूथ बुझाने के लिए यूज़ करना होता है। अगर हमारे पास किचन फायर है तो उसके लिए हम कवर करेंगे बर्निंग मटेरियल कम्प्लीटली बाय प्लेसिंग सेंट्रली ऑन फायर। हमने जो फायर ब्लैंकेट है उसे उसके ऊपर बिल्कुल सेंट्रली उस पर डाल देना है और स्विच ऑफ करना है हीट को और लीव करना है कवर्ड अनटिल कूल। हमने तब तक उसे कवर रखना है जब तक कि वो कूल ना हो जाए। फिर हो जाता है कि अगर क्लॉथ पे फायर लगी है तो उस पर हमने स्मूथर फ्लेम्स होते हैं, तो हमारे पास आता है कि उसके ऊपर हमने ब्लैंकेट डाल देना है और डिस्कार्ड करना है आफ्टर यूज़ के बाद। फिर हमारे पास आता है फायर सेफ्टी हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 मेन टेक्निक्स हैं, एक रेस और एक पास। 4 एसेंशियल स्टेप होते हैं ताकि हम डिस्कवर कर सकते हैं फायर को। रेस में हमारे पास जो R होता है इसका मतलब होता है रेस्क्यू। जो भी हमारे पास फायर में फंसा हुआ है उसे इमीडिएट हमने डेंजर से निकालना है। अलार्म हमने कैसे करना है, एक्टिवेट करना है अगर कोई भी नियरेस्ट अलार्म है, और फिर यहाँ पे कॉल कर लेना है फायर ब्रिगेड को। और C में हमारे पास आता है कंटेन, यानी कि जहाँ पे आग ज़्यादा लगी हुई है अगर वहाँ पे कोई डोर वगैरह है तो आप उस दरवाजे को बंद कर लें ताकि वो फायर उसी तक महदूद रहे, आगे ना बढ़े। फिर आता है E का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, यानी कि अगर स्मॉल फायर है तो उसके लिए आप एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा तो फिर आप डोर क्लोज कर दें। फिर हमारे पास आता है U, लोकेशन ऑफ नियरेस्ट फायर एक्सटिंग्विशन इन अलार्म पुल्स बॉक्स शुड द फर्स्ट फायर लोकेशन, रूम नंबर एंड बिल्डिंग बताएं। अगर आप अलार्म बजा रहे हैं या फिर आप जो है पुल करेंगे बॉक्स को, और हमारे पास आता है फायर लोकेशन बताएंगे अगर आप फ़ोन कर रहे हैं किसी, और रूम नंबर और बिल्डिंग बताएंगे। ऑल फायर एग्जिट जो होते हैं इन योर वर्क एरिया में हमारे पास आते हैं कि आपको पता होनी चाहिए।
हमें क्या क्या पता होना चाहिए ये इसके बारे में कहा कि हमें पता होनी चाहिए कि फ़ायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे है, या हमारे पास जो होते हैं फ़ायर अलार्म बॉक्स कहाँ पे है, और फायर लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, रूम नंबर बिल्डिंग का, और फिर हमारे पास आता है कि फ़ायर एग्ज़िट डोर जितने भी हैं उसका भी पता होना चाहिए। हाउ टू प्रॉपरली ऑपरेट अ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर को हम किस तरह ऑपरेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास जो निमोनिक है वो है पास का। पी का मतलब होता है पहले हमने पुल करना है एक्सटिंग्विशर की पिन को और रिलीज़ करना है लॉक लैच और प्रेस करना है पंक्चर के लेवर को। फिर आता है कि जहाँ पे फायर लगे उस पर एम करना है, स्क्वीज़ करना है हैंडल ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर को, और फिर स्वीप करना है यानी साइड टू साइड उसके बेस पे लगाना है ताकि फायर बुझ जाए। फिर हमारे पास आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल्स। बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल्स क्या है हमारे पास, BSL 1, BSL 2 और इसके 4 सेफ्टी लेवल्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेफ्टी लेवल नंबर 1, ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। लेवल नंबर 1 पे हमारे पास क्या होता है कि इसमें ये हमारे पास लो रिस्क माइक्रोब से लेके हाई रिस्क माइक्रोब तक जाता है कि हमारे पास क्या क्या हो सकता है। बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल नंबर 1 में हमारे पास कोई भी ऐसी डिजीज़ कॉज नहीं है होते कि ह्यूमंस तक, मतलब ऐसे माइक्रोब्स होते हैं कि वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते। सेफ्टी इक्विपमेंट इसमें हमारे पास आम सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। फैसिलिटीज़ जो होता है एक बेंच टॉप की ज़रूरत होती है। फिर हमारे जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। फिर आता है बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 2 जो होता है, इसमें हमारे पास मॉडरेट और माइल्ड इन्फेक्शन डिजीज़ होती है ह्यूमंस को। सेफ्टी इक्विपमेंट ये इसमें हमारे पास आता है एक कैबिनेट और पर्सनल प्रोटेक्टिव PPE किट जो होता है उसकी ज़रूरत होती है। फैसिलिटीज़ में हमारे पास आता है कि जैसे हमने लेवल नंबर 1 पे बताया कैबिनेट बेंच टॉप की ज़रूरत होती है। इसमें हमारे पास आता है कि जो भी हम मैकेनिज़्म करें उसकी डिकंटामिनेशन के लिए भी हमारे पास मैकेनिज़्म अवेलेबल होना चाहिए। फिर आता है लेवल नंबर 3 में हमारे पास आता है, इसमें हमारे पास एक लीथल पोटेंशियल डिजीज़ यानी कि जो माइक्रोब्स हैं उनके पास पोटेंशियल होती है कि वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। लीथल का मतलब होता है पोटेंशियल टू कॉज डिजीज़। सेफ्टी इक्विपमेंट में इसमें सेफ्टी कैबिनेट की ज़रूरत होती है, PPE किट की ज़रूरत होती है। फैसिलिटीज़ में हमारे पास आता है कि डिकंटामिनेशन मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है, और एक 2 डोर एक्सेस होना चाहिए ताकि ख़ुद को हम बंद कर सकें, और हमारे पास आता है कि सिंगल पास नेगेटिव डायरेक्शनल फ़्लो होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास ये होता है सिंगल पास नेगेटिव, एक हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शनल एयर फ्लो होता है, एक हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शनल एयर फ्लो होता है। नेगेटिव डायरेक्शन एयर फ्लो का मतलब ये होता है कि जिस रूम में आप हैं जो कि हमारे पास डेंजरस है, तो उस बाहर से हवा उस तक आ सकती है लेकिन उस रूम से हवा बाहर तक नहीं जा सकती, ताकि हम या फिर जो एयर के ज़रिए से जो माइक्रोब्स हैं वो बाहर तक ना जा सके। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि जो 3rd लेवल है उसमें एक नेगेटिव डायरेक्शनल फ़्लो एयर डोर होना चाहिए, मतलब ऐसा रूम होना चाहिए जिसमें नेगेटिव डायरेक्शन एयर फ्लो हो। फिर आता है लेवल नंबर 4 पे अगर हम देखें, इसमें हाई रिस्क होता है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती हैं ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए। सेफ्टी इक्विपमेंट बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट की ज़रूरत होती है। फुल बॉडी एयर सप्लाइड होना चाहिए, पॉजिटिव प्रेशर पर्सनल सूट, और इसमें हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर पर्सनल सूट होना चाहिए ताकि हमारे पास बाहर से अच्छी हवा अंदर आ सके। और फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो हमारे पास 3rd लेवल में जो कहा गया है उसके अलावा डिटेक्टेड एयर एंड एग्जॉस्ट डिकंटामिनेशन प्रोसीजर होना चाहिए, यानी कि एक ख़ास डेडिकेटेड मतलब एक ख़ास काम के लिए। और हमारे पास आता है कि डिकंटामिनेशन प्रोसीजर्स होने चाहिए, और एक सेपरेट बिल्डिंग में ये लैब मतलब जितने भी वर्क है ये होना चाहिए। इसके बाद हम अगर उस हायरार्की पे आएँ जो हमारे पास यहाँ पे है कि जो यहाँ पे कहा कि लो रिस्क माइक्रोब से लेके हम हाई रिस्क माइक्रोब तक जो जाते हैं, तो उसमें हमारे पास आता है फर्स्ट वाले में अगर हम जैसे हमने कहा कि कोई ख़ास वो नहीं होता, डिज़ीज़ कॉज नहीं होती, इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स आते हैं सैक्रोमाइक्स सर्वीसिया, इकोलाई, K12 एंड नॉन इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होते हैं। सेकंड में हमारे पास माइल्ड डिजीज़ कॉज होता है, इसमें हमारे पास आता है कि हेपेटाइटिस ए वायरस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायंजिना, बोरेला बाइड्री एंड लाइम डिजीज़। लाइम डिजीज़ हम कहते हैं इंसेक्ट बाइट से जो होती हैं, सैल्मोनेला स्पीशीज़ होते हैं। और अगर हम 3rd लेवल पे जाएं, सीनिया पेस्टिस प्लेग होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, रेबीज़ वायरस, वेस्ट नाइल वायरस एंड हैंटा वायरस। और अगर 3rd वाले एबोला वायरस और स्मॉल पॉक्स वायरस भी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ लैब सेफ्टी। थैंक यू। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप आस्क कर सकते हैं कमेंट लेवल पे। थैंक यू। अल्लाह।